प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। फारस इतने दर्द में भी वो उसको हिम्मत करता देखकर हल्का सा बोली, लेकिन उसका दिल दुख से भर गया जब फारस ने एक निगाह गलत भी उस पर न डाली थी। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। फारस की आंखों में अब एक वहशाना रोशनी थी, जैसे उसकी रूह में एक आतिश फट पड़ा हो। तुमने तुमने मेरी मोहब्बत को छीनने की कोशिश की, हाँ, हुर्मत की बेहुरमती करने की कोशिश की। फारस अपनी टूटती आवाज़ में चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से का मिला जुला तूफान था। मैं मर नहीं सकता, मैं अपनी मोहब्बत के लिए जिंदा रहूंगा। तो तुम सब ने मेरे दिल पर, उसने भीगी आवाज़ में कहते दिल पर खून आलूद हाथ रखा। मेरे दिल पर हाथ डाला है, कसम है, मैं तुम सब का दिल निकालूंगा। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसकी चीख में इतनी शिद्दत थी कि जैसे ज़मीन फट जाए, आसमान टूट कर गिर जाए। जैदी बिलावजा पीछे होता डर से कांपने लगा। वो मुसलसल आंखें फाड़े फारस को देख रहे थे, जिसने अपने जख्मी हाथों से पेट में पेवस्त चाकू को पकड़ा और दर्द से भरपूर वहशत में उसे बाहर खींच लिया। उसके जिस्म से खून का फवारा फूट पड़ा, मगर उसके चेहरे पर एक जुनूनियत थी, और वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो मोहब्बत के एक जुनूनी मुजस्मा बन चुका था। वो सब कुछ बर्दाश्त करने वाला अपनी बीवी के नंगे सर को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। और ने अपने मसामा को उभरते पाकर आंखें खौफ के साथ बंद कर ली। ब्लैक शैडो ने फारस की तरफ बढ़ते की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की वहशत ने उसे कदमों में जकड़ लिया। लेकिन फारस पूरी कुव्वत से खून में लथड़ा चीखते हुए आगे आए, ब्लैक शैडो की तरफ बढ़ा। उसकी हर चीख, हर हमला उसके अंदर की अजियत को और मोहब्बत का इजहार था। मैं तुम्हारा दिल निकाल लूंगा, वो चीखता उसे ज़मीन पर गिराए एक ही जिस्म उसके सीने पर वार करता गया। और फिर हुर्मत ने देखा कि वो जो कभी नहीं रोया था, जिसे रुलाने के हजार जतन कर डाले थे, आज चीखें मार मार रो रहा था। उसकी मोटी आंखों ने एक समुंदर बह निकला था। टूटने दो मुझको, मैं मानदे पत्थर हूँ, आग क्यों ना लगे आशियाने को, रूह में इश्क की आँच हूँ, मैं जो चुभता हूँ यूं ही फितरते कांच हूँ। तुमने मेरी मोहब्बत को चोट पहुँचाई, उसके थप्पड़ मारा मेरे सामने सामने ही, कोई कैसे उसे मार सकता। उसकी आंखें किनारे इतने भर गए कि छलकते हुए इर्द गिर्द का होश भुला गए थे। वो चीखता हुआ रोता जा रहा था। हुर्मत को उस पर तरस आया। वो फर्श पर बैठती हिचकी भरती रोती चली गई। पास खड़ी तकदीर उन दोनों को यूं देखकर तड़प उठी। शायद उनकी मोहब्बत का इम्तहान बहुत सख्त था। मैं टूट के मर जाऊं तो क्या हुआ, मसले राख हूं, किसी को फर्क पड़े ना, इतना शहरे बदनाम हूँ। तोड़ तोड़ के जोड़ा गया, जो जोड़ जोड़ के फोड़ा गया हूँ। आईने में नजर आते हैं अपने अमाल, इसीलिए तो मैं शैतान हूँ। जिसको गुरूर हो खुद पे, वो कह दे मैं शैतान हूँ। बोलो, सब ने धोखा दिया, देते देते, लेकिन मेरी इमली ने के हाथों क्यों धोखा दिलवाया, और फारस की रूह को क्यों तड़वाया। वो उसके सीने में गहरा शिगाफ करता उसके दिल तक पहुंच गया था। ब्लैक शैडो कब का मौत के मुंह में जा चुका था, और उसकी साकत आंखों को देखकर वो सब मजीद खौफजदा हो रहे थे। फारस की चीखों और आंसुओं में दर्द, वहशत और इंतकाम की ऐसी ताकत थी कि वह जैसे कमरे की हर चीज़ को बखेर देगा। वो सब एक बार फिर उसका हमला आवल होने को आगे बढ़े, मगर फारस अब की बार शैतान बन चुका था। वो उसके हर दर्द हर जख्म बोल रहा था, कमीनों उसे मारो। जैदी चिल्लाया तो वो सब आगे बढ़े, और फारस ब्लैक शैडो को छोड़े उन सबको इसी चाकू के साथ लहू लुहान करने लगा। हुर्मत वहीं बैठी आंखों में आंसू लिए अपनी आंखों के सामने उस जूनी मोहब्बत को देख रही थी। उसका दिल रो रहा था। उसने अपने महबूब को यूँ देखने की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। वो जैसे नेक बनाना चाहती थी, वो वहशी जानवर की तरह उन आदमियों को काट रहा था। उसके जिस्म का खून मुसलसल जाया होता फर्श पर गिरता जा रहा था। उसकी रंगत पीली पड़ रही थी, जैसे खून खत्म होने के करीब हो, लेकिन वो सबको मार देना चाहता था। वो जुनूनी इंसान अपनी हर अजियत बर्दाश्त कर गया था, लेकिन अपनी इमली की अजियत उसको जीते जी मार गई थी। उसकी मोहब्बत एक ऐसी कहानी बन गई थी जो ज़मीन को फाड़ देने और दुनिया हिला गई थी। अगर मैं कहता हूँ मैं इंसान हूँ, तो ज़माना कह दे मैं शैतान हूँ। रोने को सारी उम्र मिल गई, मेरी हर खुशी जैसे हर किसी को मिल गई, इसीलिए तो मैं अपने लिए ही नुकसान हूँ। मैंने खुद को बदला तो बदला ज़माना, जब था मासूम तो हर कोई कहता था मैं शैतान हूँ। जिसको गुरूर हो वो है फरिश्ता, वो आईना जब देखेगा तो कह देगा मैं शैतान हूँ। इस्मा खान, मेरे साथ ये नहीं करना था, मेरे घर तक नहीं आना था। वो बाजू से अपने आंसू साफ करते चीखा। डिविलियर, जैदी और उसके साथी फारस के जुनून के सामने लर्ज रहे थे, जो अपनी आखिरी ताकतों को मजमा करते उन सब से लड़ रहा था। और फिर ये मौजा था या कुछ और, कि यकदम कमरे के बाहर शोर बुलंद हुआ। डिविलियर ने होशियारी के साथ दरवाजे की तरफ देखा, जो अचानक जोर से खुल गया। दरवाजे के पीछे से एक गिरोह अंदर दाखिल हुआ। उनके चेहरे सख्ते, आंखों में अज़म और हाथों में हथियार थे। ओह शिट! डिविलियर अपने साथियों को फारस पर हमला हुए पाकर होशियारी दिखाता जल्दी से कमरे के दूसरी तरफ बने पर्दे की तरफ भागा, और वहीं से बाहर की जाम भागने लगा। वो समझ गया था कि सीबीआई उन तक पहुंच गई है, इसलिए उनका यहाँ से फरार होना ही बेहतर था। और सीबीआई ने जैदी और दूसरे आदमियों पर हथियार तान लिए। सीबीआई, समद की मजबूत आवाज़ कमरे में गूंजी, अपने हथियार फेंक दो और अपने
हाथ ऊपर उठा लो। उनकी आमद ने कमरे के माहौल को एकदम से बदल दिया। जैदी और उसके साथियों के चेहरों पर खौफ और हैरत छा गई। उन्हें ये तवक्का नहीं थी कि सीबीआई इस तरह अचानक वहां पहुंच जाएगी। जबकि हरमन ने जब सीबीआई अफसरान को देखा तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। तुम बच नहीं सकते। फारस डिविलियर को देखकर अपने पास खड़े जैदी को पीछे से पकड़कर जमीन पर पटक गया। उसे इस वक्त कुछ नहीं याद था सिवाय बदले के। सर फारस रामश भागता हुआ उनके पास आया, लेकिन फारस बिखरे हुए अंदाज में भीगी आंखों के साथ जैदी पर हमला करने लगा। जैदी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन इससे पहले रामश और दीगर अफसर फारस को काबू करते। वो चिल्लाया, जैदी के सीने में चाकू मारता चला गया। अब तुम्हारी कहानी खत्म हुई। तो तुमने मेरे सामने मेरी बीवी के बालों को हाथ लगाया, उसके लिए बुरे अल्फाज बोले, उस लड़की के रेप का कह रहे थे ना। मैं कसम उठाता हूँ तेरे इसी बेटे का रेप करवा कर वीडियो बनवाऊंगा। तो तुमने मेरी इमली को बुरी निगाह से देखा, उसके मुंह पर भी मारने लगा था, जबकि रामश पीछे हटकर सबको उसे रोकने से मना कर चुका था, क्योंकि जैदी की जान कभी की निकल चुकी थी। सर प्लीज मैं इसका दिन निकालूंगा। इसने मेरे दिल पर हाथ डाला। उसने चीख मारी, मुझे अजियत दी। वो कर लाया था और फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी लड़ने का अज़म मौजूद था। रामश उसके करीब आया और उसे सहारा दिया। हम आ गए हैं सर, प्लीज़ हौसला करें। रामश ने वादा किया था वो कभी ना कभी आपके एहसान को चुकाएगा, और आज चुकाता हूँ सर। रामश ने उसके पास पड़े मुहम्मद के सफ़ेद खून ज़दा दुपट्टे को पकड़कर और फारस के पेट पर रखते खून बंद करने की कोशिश की, जबकि रेहान आगे बढ़कर उसकी मदद करता फारस को उठाकर बाहर ले जाने लगा ताकि जल्द अज जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मैम चलें। समत दूर गिरी चादर को उठाकर हमा के सर पर देता उसे चलने का इशारा करने लगा, जो फुर्ती से उठती चादर झपटकर फौरी फारस के पीछे भागी। उनकी मोहब्बत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने ही भयानक क्यों ना हो, सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को पार कर सकती है। फारस हमदानी एक बार फिर अपनी मोहब्बत में सुरखरू ठहरा था। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में बेचैनी की फजा फैली हुई थी। एक जानब डॉक्टर और नर्सें तेजी से चलते फिरते परेशान नजर आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ें और हालात की बेपा हॉस्पिटल के संजीदा माहौल में सुनाई दे रही थी। हर तरफ सफेद रोशनियों का हल्का सा अक्स नजर आ रहा था, जो आंखों को थका देने के दर पे था। इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद था, जहां से वक्तन फवक्तन नर्सें अंदर बाहर आ रही थी, मगर कोई भी अंदर की सूरत हाल से वाकिफ नहीं था। बाहर इंतजार गाह में रमेश, हुर्मत, राफे और अदन बेचैनी और खौफ के आलम में खड़े थे कि इसी नामे चेहरे पर गहरी परेशानी और आंखों में आंसू लिए नुमान वहां दौड़ते हुए आए थे। उनको राफे कॉल करके इतला दे चुका था और वो जिस बात का डर था उसको सच साबित होते पाकर फौरी हॉस्पिटल को दौड़े थे। अमल भी उनके साथ ही। दोनों बेहद तशवीश का शिकार थे। मेरा बेटा वो कहाँ है? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो उनके पास आते इमरजेंसी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, मगर राफे और अदन तेजी से आगे बढ़कर उन्हें रोकने लगे। हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, हमें इंतजार करना होगा। आप दुआ करें प्लीज़। राफे ने उनको समझाना चाहा, मगर मेरा बेटा फारस वो ठीक तो है ना? उसे तो बहुत तकलीफ पहुंची होगी। हाँ है ना? राफे तुम कहाँ थे जब उसके साथ ये सब हुआ? वो एकदम चिल्लाते उसका गिरबान पकड़ने लगे। बेंच पर बिखरी सी हालत में बैठी हरमत ने सिसकारी भरी। उसकी आंखें मसलसल जागने और रोने से इतनी सूज चुकी थी कि उसे नजर आना कम हो गया था, हत्या कि उसका सर दर्द से फटता जा रहा था। राफे उसे कई बार फार्म हाउस जाने का कह चुका था, मगर वो ढीठ बनती इंकारी थी। वो तब तक वहां नहीं जाना चाहती थी जब तक उसके फारस को होश ना आ जाता। यही वजह थी कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अबल जो अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी, लब काटती हुर्मत की तरफ बढ़ी और उसके पास बेंच पर बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर से हल्का सा सहारा मिलने की देर थी। हुर्मत दोबारा हिचकियां भरने से खुद को रोक नहीं पाई। बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा। वो उसे हौसला देने लगी। आप ही मैंने अपनी बेवकूफ़ी, मैंने ये क्या कर डाला? मेरी वजह से ये सब हुआ। अल्लाह करे मैं मर जाऊं, फारस को कुछ ना हो आप ही, मैं वरना मैं मर जाऊंगी। ये मैं क्या कर डाला? वो हिचकियां लेती उसके सीने से लगी हुई थी। अमल उसकी पेट थपकती उसे हौसला देने लगी। और फारस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमेशा जितना मजबूत और ज़हीन था, वो कैसे धोखा सहा सकता? मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था? नुमान चलाकर सर झुकाए अदन राफे से बासपुरस कर रहे थे और हुर्मत की डर से जान निकलने लगी। वो नुमान से पहले ही थोड़ी बहुत डरती थी। अब उनका अपने बेटे के मतलब पूछना उसे मजीद सहमाने लगा। उसे लगा अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये सब उसकी वजह से हुआ था तो वो उसकी जान ले लेंगे। वो उसे किसी तौर माफ़ करने वाले नहीं, क्योंकि नुमान की फारस के लिए मोहब्बत किसी से मख्फी ना थी। अमल अपनी अंकल, उसका चेहरा जैद बड़ा हुआ था, यूँ जैसे कई दिनों की बेख्वाबी ने उसकी रूह को थका दिया हो। आंखों में खौफ और आंसू, वो बेचैन और लड़ते हाथों से अपनी पेशानी को थामती अमल का सहारा लेने लगी। उसके कपड़ों पर भी गिरदो खून के धब्बे थे और वह थकन से नरहाल नजर आ रही थी। डोंट वरी, अमल ने उसे पचकारा। हुर्मत तुम कहाँ थी? मुझे बताओ क्या हुआ था? तुम दोनों साथ थे ना? ये सब कैसे हुआ? अब की बार नुमान हुर्मत को देखकर जल्दी से आगे बढ़े, जो कांपती मजबूती से अमल को पकड़ गई। नुमान प्लीज़ अभी कुछ मत पूछिए, ये अभी ट्रॉमा में, मैं भी ट्रॉमा में हूँ। अमल, मेरा जवान बेटा आईसीयू में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा। मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। मैं ऐसा करने वालों को इसके होश में आने से पहले ख़त्म कर देना चाहता। इसलिए बताओ हुर्मत, जल्दी बताओ क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था? वो उसकी दूसरी साइड पर बेंच पर बैठे उसको अपनी तरफ करके पूछने लगे। अंकल वो हम, उससे बोला नहीं जा रहा था।
मुझे ठीक से बताओ, मेरा सबर मत आजमाओ। बेटे बता दो प्लीज़। वो भीगी पलकों से उसके सर पर हाथ रखते इल्तिजा करने लगे। अंकल, वो हमें धोखा दिया गया। अब अब्दुल्ला खुदा गद्दार था। वो कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ में बोली और सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। क्या अब्दुल्ला गद्दार? कैसे? हमें बताओ बच्चे, क्या हुआ था? वो पुरजोश थे, जबकि अमल चाहती थी कि फिलहाल हुर्मत को रेस्ट दी जाए। वो इस हालत में नहीं थी कि उनको सब कुछ बता सके, और फिर उसकी बिगड़ती तबीयत अमल को परेशान कर रही थी, मगर वो अपने शौहर के सामने हमेशा बेबस रही थी, जिसको इस वक्त सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। अब्दुल्ला फारिस के दुश्मन का जासूस था। डॉक्टर ने पैसे लेकर इससे हमें रेकमेंड किया था फारिस के केयर टेकर के तौर पर। उसने हमें हमें धोखा दिया। वो नेम बेहोश से आहिस्ता आहिस्ता उनको बताती जा रही थी। अमल मुसलसल उसको सहारा दिए थामे हुए थी, जबकि हुर्मत के अल्फाज जैसे जहर की तरह दिलों में उमड़ते जा रहे थे। नुमान का दिल धड़कने लगा। उनकी आंखों में खौफ और बेबसी की झलक नजर आ रही थी। तो अदन राफे तेज में हाथ की मुट्ठियां भींच गए। नुमान प्लीज अब इसे फर्स्ट एड दिलाकर रेस्ट करने की दें। अमल ने मोहम्मद की आंखों को बंद होते पाकर रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो सारा वाकया उनके गोशगुजार कर चुकी थी। मुझे माफ़ कर दें अंकल, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी वजह से फारिस को नुकसान पहुंचा। पर प्लीज़। वो धीरे धीरे अमल के कंधे पर गिरती जा रही थी। मैंने उनको धोखा, वो सुस्त आवाज़ में बोल रही थी, जैसे लफ्ज़ दर्द के साथ निकल रहे हों। ये तुम अच्छा नहीं किया हुर्मत। मैंने आपसे अपने बेटे को रुलाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस अंदाज में रुलाने और तड़पाने का तो नहीं कहा था। वो लम्हा भर के लिए रुके, आंखों में आंसू भर आए, उनकी आवाज़ मजीद भारी हुई। वो ज़हीनो फतीन शख्स वाकई किसी का काबू ना आता अगर उसे इश्क जैसा धोखा ना मिला होता। नहीं, आओ उठो अमल, प्लीज़ इसे फार्म हाउस ले जाओ ताकि ये रेस्ट करे। मैं एक डॉक्टर भी साथ भेजता हूँ। वो उठ खड़े हुए। मैं इनके होश में आने से पहले कहीं नहीं जाऊँगी। मैं वो आंखों में आंसू लिए उठने लगी कि चक्कर सा आया, और इससे पहले वो गिरती नुमान उसे थामकर अमल के हवाले करने लगे। आसपास खड़ी नर्सिस भी आगे आकर उसे संभालने लगी। इनके लिए फौरी हॉस्पिटल का सबसे अच्छा और आरामदार बुक करें। नुमान पास खड़े सुपरवाइजर को हुक्म देते फ़ोन निकालकर अपने पीए को कुछ हदायत देने लगे। राफे, रामेश और अदन मुसलसल दुख का शिकार पास खड़े थे। राफे, मैं अपने पीए को हदायत दे चुका हूँ। हमें जल्द से जल्द उस शख्स को पकड़ना है जो वहाँ से भागा था। वो सख्त लहजे में बोले। डिविलियर सर, वो डिविलियर था जो भागा था। हमारी फोर्स उसके पीछे ही है। रामेश ने उनको मुतल्ला किया। तुम अभी जाओ और जो आदमी पकड़े गए हैं उनको तब तक तशद्दुद का निशाना बनाओ जब तक मेरा बेटा होश में नहीं आ जाता। ये मेरा हुक्म है। उसे हदायत दे गए और रामेश ने फौरी सर हिलाया। अमल डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ हुर्मत को लेकर रो में चली गई थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी क्या कीजिए। और एपी मेरे हिसाब से सही होती है, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, इसलिए प्लीज़ 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 कंप्रोमाइज़ कीजिए।